स्टीयरिंग फीडबैक नहीं आता मारुति की गाड़ी का, रिटर्न नहीं। जब हाइब्रिड हटा लिया गया तो परफॉर्मेंस को लेके सब आरपीएम नीचे गए तो फिर वो दम तोड़ देगी। आवाज अंदर आती है किस चीज की वो बताता हूँ। इसी स्पीड पकड़ने के बाद कि ये झूल रही है, कोई गाड़ी बगल से गुजर जाती है तो ये हिल जाती है, तो उन लोगों को पहली बार में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उस टाइम पे गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि गाड़ी का और स्मूथ होना चाहिए था, और स्मूथ होता तो बहुत। मुझे तो लग रहा है मारुति अभी तक हमारे साथ चीटिंग कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, मारुति ब्रेजा और वो भी नॉन हाइब्रिड। यहाँ पे आप देखोगे स्मार्ट हाइब्रिड की कोई बैजिंग नहीं है। कंपनी ने इस ब्रेजा से हाइब्रिड हटा लिया था और हाइब्रिड लगी हुई गाड़ी में कंपनी ने बोला था कि इस गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर ये हाइब्रिड बैटरी देती है, एक्स्ट्रा माइलेज निकाल के देती है गाड़ी हाइब्रिड की वजह से। लेकिन अब जब इस गाड़ी से हाइब्रिड हटा लिया गया तो क्या इस गाड़ी का वैसा ही परफॉर्मेंस होगा जैसा कि हाइब्रिड के साथ था, या फिर कुछ डिफरेंस होगा? जो भी होगा कंप्लीट आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और इस ब्रेजा का परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगा मैं इन पहाड़ी रास्तों पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये गाड़ी मैंने परचेज़ की हुई है, गाड़ी मेरी है, किसी कंपनी ने मुझे गाड़ी नहीं दी है। मैं खुद अपनी गाड़ी का परफॉर्मेंस बिल्कुल जेन्युइन जो होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। ज़रा सा भी हिचकूंगा नहीं कि मेरी गाड़ी है तो मैं इसकी बुराई ना निकालूं, या मेरी गाड़ी है तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा कुछ खूबियाँ बता दूं। जैसा होगा एक्यूरेट शेयर करूंगा, जिससे आपको ये गाड़ी चुनने में थोड़ी सी मदद ज़रूर मिल जाएगी। चलिए लेके चलते हैं इसको ड्राइव पे। और मेरे साथ ये एडी भी बैठा है, ये भी टेस्ट कर रहा है इस नई गाड़ी का परफॉर्मेंस, है ना एडी? अब सीधे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं दरवाज़ा खोल के, ताकि आप आवाज़ सुन सकें, पता लगा पाएंगे कि हाँ आवाज़ कैसी है इंजन की। इंजन स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में इसके आरपीएम थोड़े से अप रहते हैं, पहले 1 मिनट तक अप्रोक्स, क्योंकि इंजन का टेम्परेचर जा रहा होता है। उसके बाद ये आरपीएम आपके आ जाते हैं 900 तक। तो जी अभी गाड़ी को नीचे उतार रहे हैं और इस चढ़ाई पे चढ़ा के भी लाए थे गाड़ी को। सीट बेल्ट का रिमाइंडर आ रहा है, और ये रिमाइंडर रियर सीट का आ रहा है। अभी हाइब्रिड हटाने के बाद इन लोगों ने रियर सीट में भी रिमाइंडर ऐड कर दिया है। अब इन पहाड़ों पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके कार का स्टीयरिंग। इस गाड़ी का स्टीयरिंग कैसा रिस्पॉन्स करता है वो आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। फीडबैक, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़, स्टीयरिंग फीडबैक। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टीयरिंग फीडबैक नहीं आता, मारुति की गाड़ी का रिटर्न नहीं आता। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, वो वीडियो देखेंगे तो आपका ये फीडबैक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका फीडबैक अच्छा खासा फीडबैक है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है ये वापस रिटर्न आता है। और ये रिटर्न आने की स्पीड आपकी गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड करती है, वो वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। जिस स्पीड में मैं चल रहा हूँ अच्छा खासा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कर रहा है, उतना ही फील कराता है जितना कि हम टर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्ले फील कराता हो, कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट देनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टीयरिंग फीडबैक प्रॉपर है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, इसके नीचे एडजस्टिंग का दिया हुआ है। अभी चलती गाड़ी में नहीं करूँगा, मैंने अपने साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट किया हुआ है। दूसरी एक बड़ी चीज़ होती है आपकी ड्राइव को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, गाड़ी में व्यू एंगल कैसा है। इसका व्यू एंगल मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने देख सकते हैं, बोनट बिल्कुल क्लियर विजिबल दिख रहा है। गाड़ी कहाँ तक पहुँची है आपको अंदर बैठ के अंदाज़ा आता है, कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी को ड्राइव करने में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मेन परफॉर्मेंस गाड़ी का तब निकल के आता है जब गाड़ी का इंजन परफॉर्म करता हो। और इस नॉन हाइब्रिड गाड़ी में जब हाइब्रिड हटा लिया गया तो परफॉर्मेंस को लेके सबसे ज़्यादा लोग डाउट में हैं कि क्या अब ये गाड़ी वैसा परफॉर्म कर पाएगी। तो मैं वो अब आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए अभी मैं इस पहाड़ पे चल रहा हूँ और ये चढ़ाई वाले मूवमेंट पे हूँ मैं। मेरी गाड़ी अभी 3rd गियर में है। गाड़ी की स्पीड मैंने मेंटेन कर रखी है 40, और 40 पे रहने के बाद आरपीएम चलते हैं इसके लगभग 1700-1800 के आसपास। एक्सीलेटर पेडल मैंने मुश्किल से प्रेस किया होगा तो 10% बस, इससे ज़्यादा मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप परफॉर्मेंस फील कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो। 3rd गियर में हूँ मैं, गाड़ी इतनी स्लो हो गई, 20 से नीचे स्पीड आ गई। मेरा पैर क्लच पे भी नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर पे है, और ये गाड़ी उठा ले रही है। कहने का मतलब ये है कि मुझे परफॉर्मेंस में ऐसा नहीं लग रहा है कि हाइब्रिड हटने से इसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो। थोड़ा और फील करते हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 3rd गियर में गाड़ी 20 से नीचे, और वो भी पहाड़ की चढ़ाई पे, आपको क्लच पे पैर रखने के लिए नहीं कहती है, तो इसका मतलब नो डाउट एक अच्छा परफॉर्मेंस है गाड़ी का। तुरंत स्पीड भी पकड़ लेती है, और कई बार पहाड़ों पे ट्रक को ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रक क्योंकि पहाड़ों पे कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहे होते हैं, मोस्टली पहाड़ों पे ओवरटेकिंग अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन हाँ वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो ट्रक चल रहा है तो उतनी स्पीड में तो आप कम से कम नहीं चल पाओगे। जब उसको ओवरटेक करना पड़ता है तो पहाड़ों पे आगे बैंड होते हैं, आपको सडन पावर चाहिए होती है तुरंत ओवरटेक करने के लिए।
और इस गाड़ी में सडन पावर मिलती है। और ऐसा भी कुछ नहीं लगता कि आपको मोमेंटम बना के रखना है, मोमेंटम टूट गया, वो फील नहीं आता गाड़ी के अंदर। जैसा कि और गाड़ियों में ऐसा होता है चढ़ाई के समय आपको बिल्कुल मूवमेंट बना के रखना है, आरपीएम नीचे गए तो फिर वो दम तोड़ देगी। ऐसा फील अभी तक मुझे नहीं आया है बिल्कुल भी। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इसके अंदर हाइब्रिड नहीं है या हाइब्रिड कुछ सपोर्ट करता था। अब मुझे थोड़ा शक भी होने लग गया, क्या हाइब्रिड वाकई में सपोर्ट कर रहा था या फिर ऐसे ही कुछ बातें थी। हाइब्रिड गाड़ी भी चलाऊंगा, उसके साथ बराबर कंपेयर करके भी आपको दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत जो मन में शक होगा वो भी दूर हो जाएगा। और इस गाड़ी में 1.5 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। इस 4 सिलेंडर की वजह से इंजन की वाइब्रेशन बिल्कुल भी अंदर फील नहीं होती है। पावर लेते समय इंजन में नॉकिंग एक बार भी मुझे देखने को नहीं मिली। इवन मैंने बहुत लोएस्ट गियर में भी गाड़ी को उठाया, लो से लो गियर में उठा दिया, गाड़ी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता चला कि गाड़ी नॉकिंग कर रही है या फिर इंजन वाइब्रेट कर रहा है। जब गियर की बात ही कर रहे हैं तो गियर को मैं खुल के समझा देता हूँ। इसके गियर बॉक्स का और इंजन का ट्विनिंग मुझे पसंद आया, हो सकता है आपको भी पसंद आए। इसके हर एक गियर की रेंज बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चल रहे हैं 60 की स्पीड में और फिर आपको किसी वजह से आपको स्पीड कम करनी पड़ जाती है, 40 तक आ गए, 30 तक आ गए, आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस 5th गियर में ही गाड़ी को ले जा सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल भी मना नहीं करती। और इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है क्लच प्लेट की लाइफ में, क्योंकि क्लच प्लेट की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है यूज़ के ऊपर, कितना यूज़ होता है। क्लच जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतनी जल्दी क्लच ख़राब होगा। इसमें क्लच कम यूज़ करना पड़ा मुझे एज़ कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियों के। और उतरने के टाइम जब हम पहाड़ से उतर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर आपने गियर रखा हुआ है 4th, सपोज 4th गियर रखा है, क्योंकि हम इंजन ब्रेकिंग से काम चलाते हैं, तो इंजन ब्रेकिंग के टाइम पे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, ऑटोमेटिक उसके आरपीएम बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इस गाड़ी में वो आरपीएम नहीं बढ़ रहे हैं। इंजन में इतनी पावर थी कि उसको वो ब्रेकिंग दे पा रहा था। अगर मैं 4th गियर में भी उतर रहा हूँ तो कोई परेशानी नहीं, मैं उतर सकता हूँ। अब ऐसा क्यों है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। हाइब्रिड हट गया तब तो पावर कम हो जानी चाहिए थी, परफॉर्मेंस कम हो जाना चाहिए था। रीज़न बताता हूँ मैं आपको जो मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, इस गाड़ी में जो इंजन है ड्यूल वीवीटी है। आपने कई बार गाड़ियों के पीछे बैजिंग देखी होगी वीवीटी इंजन। वीवीटी होता है वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग। जो इस गाड़ी की टाइमिंग होती है उसको टाइम पे एक हाइड्रोलिक स्विच के द्वारा चेंज किया जाता है, जिससे इसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो पहले चलता था वीवीटी, मारुति ने यूज़ किया ड्यूल वीवीटी। इंजन के अंदर 2 केम शाफ्ट होती हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट। अब मारुति ने दोनों शाफ्ट में, पहले सिर्फ एक शाफ्ट में वेरिएबल टाइमिंग आता था, मारुति ने दोनों शाफ्ट में वेरिएबल टाइमिंग किया। इंजन वही पुराना है K15, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, मल्टी इंजेक्शन पॉइंट दिए। जब ये मल्टी इंजेक्शन पॉइंट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में भी कि जानने की कि अगर मल्टी इंजेक्शन पॉइंट इन्होंने दिया है तो इंजन को वैसे ही अच्छी पावर दे पा रहे होंगे, क्योंकि प्री इंजेक्शन और पोस्ट इंजेक्शन जो हो रहे होते हैं, जब सिलेंडर के अंदर इंजेक्टर फायर करता है तो इसमें 2-3 स्टेज पे फायर करता है, तो वहाँ पे इसको बहुत हेल्प मिलेगी पावर देने में, परफॉर्मेंस देने में। अब इसके साथ गाड़ी को हाइब्रिड की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके साथ ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब गाड़ी को एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए तो बैटरी और मोटर उसको सपोर्ट करे। फिलहाल वो मैटर उनका है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाऊँगा, वो लोग जानते होंगे, उनकी R&D टीम जानती होंगी ऐसा क्यों किया। लेकिन ये जो मल्टी इंजेक्शन पॉइंट है, इस चीज़ का बेनिफिट मुझे लग रहा है यहाँ पे मिल रहा है। ये जो हम बड़े गियर में गाड़ी को उठा ले रहे हैं और पीक चढ़ाई में भी गाड़ी दम नहीं तोड़ रही है। बाकी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, R&D टीम वाले, बनाने वाले, वो ज़्यादा अच्छा समझते होंगे, मुझसे बेहतर ही समझते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा जो दिमाग कहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंजन की आवाज़ बिल्कुल अंदर नहीं आती है, आवाज़ अंदर आती है किस चीज़ की वो बताता हूँ। सस्पेंशन का सेटअप, सस्पेंशन इसका अच्छा सेटअप है, बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता। लेकिन ये फील क्या कराता है, रोड पे पड़ी हुई एक भी गिट्टी, रोड हल्की सी भी अनइवन है, उसकी आवाज़ आपको फील होती है। अब ये देखो आप, ये रोड है, इस पे आपको एक हल्की सी हमिंग सी गूंजने की आवाज़ आती है, एक एक गिट्टी पे फील होती है। रोड का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है तो वो आपको अंदर फील होता है, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। वो सेम ऐसी फील होती है जैसा कि हमने टायर को ओवर इन्फ्लेट कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद टायर चेंज किए जाएं तो ये प्रॉब्लम शायद इसके अंदर जा सकती है। आगे आने वाली वीडियोस में ये भी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आज जब मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की तो सारी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँगा। गाड़ी में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आता कि गाड़ी बहुत हल्की है, हवा में झूल रही है। पुराने टाइम वाली वैगनार अगर आप लोगों को याद होगा तो वो फील होती थी थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के बाद कि ये झूल रही है, अनबैलेंस हो रही है, कोई गाड़ी बगल से गुजर जाती है तो ये हिल जाती है। ऐसा इस गाड़ी में मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। पहाड़ों के लिए एक फ़ायदेमंद फीचर होता है हिल होल्ड असिस्ट। जब आप गाड़ी को चढ़ाई पर चढ़ा रहे हैं और आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ गई, अब उस टाइम पे आपका पैर ब्रेक पे है
जब गाड़ियाँ चलेंगी, जितनी देर आप ब्रेक से पैर उठा के एक्सीलेटर पे रखेंगे उतनी देर में गाड़ी पीछे खिसक जाती है, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हिल होल्ड असिस्ट इस गाड़ी में है और इसका काम भी कर रहा है। मैंने देखा, ब्रेक पेडल से पैर हटाता हूँ, ब्रेक थोड़ी देर के लिए एंगेज करके रखता है वो अपने आप, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के लिए एंगेज करता है। इतनी देर आपका पैर एक्सीलेटर पेडल पे पहुंचा, फिर वो रिलीज़ कर देता है। वो एक काम का फीचर है। लेकिन हाँ, जो पुराने ड्राइवर्स हैं उनके पास टेक्निक है इस चीज़ को करने की, उन्हें फील नहीं होता, तो वो चीज़ इनको पहली दूसरी बार में परेशान कर सकती है। क्योंकि जैसे ही हम एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं, पावर दे देते हैं गाड़ी को, क्योंकि हम जब एक्सपर्ट हैं तो तुरंत हमारा पैर वहाँ तक पहुँच जाता है। कई बार हम एक ही पैर से ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों दबा लेते हैं, तो उन लोगों को पहली बार में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उस टाइम पे गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि गाड़ी का ब्रेक लगा हुआ है और हमको गियर में एंगेज करके पावर दे रहे हैं। अब हिल होल्ड असिस्ट आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस तरह के स्लोप में भी काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखो, आप देखना, अभी ब्रेक पेडल में छोड़ूंगा, गाड़ी आगे फिसलने लगेगी। यहीं जब अगर मैं स्लोप पे चढ़ाई पे होता, जैसे ही मैं ब्रेक पेडल छोड़ता, गाड़ी तुरंत पीछे नहीं जाती, थोड़ा सा रुक जाती है। अभी आगे डेमो करके दिखाता हूँ। ये देखो, छोड़ रहा हूँ, तुरंत चली जा रही है। तो ये डाउन पे काम नहीं करता है और सिर्फ चढ़ाई पे काम करता है। चढ़ाई पे इस वजह से क्योंकि आपके दोनों पेडल को तुरंत काम की ज़रूरत होती है, एक्सीलेटर को तुरंत ज़रूरत होती है पावर लेने की, नहीं लोगे तो गाड़ी पीछे खिसक जाएगी। तो उस काम को आसान करने के लिए ये ब्रेक थोड़ी देर के लिए अपने आप दबा के रखता है और आप एक्सीलेटर देते हैं और फिर ब्रेक छूट जाता है, गाड़ी आगे चली जाती है। अभी एक परफॉर्मेंस और बता देता हूँ आपको हैंड ब्रेक का। हैंड ब्रेक जब हम लगा देते हैं, गाड़ी को फिसल के आगे नहीं जाना चाहिए। और अभी आप देखो आगे कितना स्लोप है, डीप स्लोप है बिल्कुल जहाँ गाड़ी खड़ी है। गियर न्यूट्रल कर दिया मैंने, क्लच छोड़ दिया, ब्रेक भी छोड़ दिया, इंजन ऑफ कर दिया, गाड़ी वहीं खड़ी है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। पंच में ये एक इशू था, जब हम हैंड ब्रेक लगाते थे तो वो गाड़ी फिसल के आगे चली जाती थी। इस मोमेंट पे तो वो रोक ही नहीं सकता था, इसमें तो गाड़ी फिसलनी थी। इतनी देर हो गई है, गाड़ी वहीं खड़ी है। स्लोप में आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से, अब समझ पाओगे आप। ये देखो कि इस गाड़ी का माइलेज लोकल में इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। वैसे पेट्रोल गाड़ी का थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसका ड्रॉप होगा। और ये ब्रेजा को इन लोगों ने नाम भी कुछ ऐसा ही दिया है, सिटी ब्रीड एसयूवी। वो शायद इसीलिए दिया है क्योंकि गियर कॉम्बिनेशन इन लोगों ने ऐसा रखा है कि बार बार शिफ्टिंग ना करनी पड़े। आरपीएम बिल्कुल सटीक रहते हैं, 500 आरपीएम तक भी गाड़ी जर्क नहीं लेती। 500 आरपीएम के बाद भी गाड़ी अच्छी पावर दे रही होती है। बार बार गियर शिफ्टिंग नहीं होगी, आरपीएम ऊपर नीचे नहीं होंगे, तो सीधी सी बात है आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज निकालेगी। और इस ट्रैफिक में देखो आप, बिल्कुल ये मॉल रोड है, मैंने एक बार भी क्लच पे पैर नहीं रखा है। आप देखो, सिर्फ ब्रेक पे पैर रखा है, सेम ऐसे ही जैसे कि ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ। और इसी कंडीशन में दूसरी गाड़ियों में कई बार स्पीड स्लो होगी तो दूसरी गाड़ी में आपको तुरंत क्लच दबा लेना पड़ता है, हाफ क्लच पे गाड़ी चलानी पड़ती है। इसको हाफ क्लच पे चलाने की इतनी नौबत नहीं आ रही है। हाँ, इस गाड़ी के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी, वो प्रॉब्लम समझ लीजिए या इम्प्रूवमेंट का पॉइंट। गाड़ी की गियर शिफ्टिंग इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी इस मारुति ब्रेजा से। अभी मैं सेकंड से थर्ड गियर शिफ्ट करूँगा, ये थर्ड किया, अभी तो ऐसा आराम से हो गया। कई बार वो सेकंड वाला क्लिक होता है ना, वहाँ थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लेता है, मतलब फील आता है थोड़ा सा कि और स्मूथ होना चाहिए था, और स्मूथ होता तो बहुत अच्छा होता। तो जी इसके बाद तो अब सीधे आ जाएगा डाउन हिल, और डाउन हिल पे गाड़ी को इतने ज़्यादा कुछ इंजन का परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी खुद ही उतरती जाती है, सिर्फ इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ती है। मुझे लगता है अपने हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट जितना भी मुझसे हो पाया, जेन्युइनली मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। गाड़ी मैंने कितनी चला ली है लास्ट में वो भी दिखा देता हूँ। देखो जी, 799 किलोमीटर अभी ये गाड़ी चली है शोरूम से निकलने के बाद। मैंने जब ये ली थी तो 11 किलोमीटर चली हुई थी। अब जब गाड़ी में परफॉर्मेंस अच्छा है, पावर अच्छा दे रही है, तो फिर हाइब्रिड हटने के बाद ये ज़रूर हो सकता है कि माइलेज में कमी आए। अब माइलेज में कितनी कमी आई है, प्रैक्टिकल कितना माइलेज दे रही है ये गाड़ी, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बना रखी है। लेकिन एमआईडी में और टैंक टू टैंक में कितना वेरिएशन है, टोटल प्रैक्टिकल करके उसमें दिखाऊंगा, वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल, कोई भी सुझाव आए, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो देखो सामने जा रही है हमारी वाली ब्रेजा, लेकिन वो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ है और ये नॉन स्मार्ट हाइब्रिड। क्या डिफरेंस है दोनों में? मुझे तो लग रहा है मारुति अभी तक हमारे साथ चीटिंग कर रही थी। किस बात को लेके आगे वीडियो में ज़रूर खोलूँगा, एक हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड।